पंजाब में मेरा जन्म हुआ है, मैं पंजाब के कल्चर में रहा हूँ, तो मेरी डेवलपमेंट है वो पंजाबी कल्चर के हिसाब से हुई है, जिस तरीके के लोगों में मैं रहा हूँ। और अगर आपका जन्म साउथ में हुआ है, आप साउथ के कल्चर का हिस्सा हो, तो आपकी डेवलपमेंट साउथ के हिसाब से हुई होगी। तो यहाँ पर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन ये पियाजे क्या बोलता है कि आप साउथ में रहो, आप नॉर्थ में रहो, आप कहीं पर भी रहो, जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है वो सेम टू सेम यूनिवर्सल होगी। सो नॉलेज, बच्चा बोलते हैं कि खुद से नॉलेज एक्वायर कर रहा है क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर दूसरों की हेल्प से आपको डेवलपमेंट हो रही है। स्टेजेस, अब वाइगोट्स्काई ने कोई स्टेजेस नहीं दी, वाइगोट्स्काई के द्वारा कोई स्टेजेस नहीं दी गई, लेकिन पियाजे के द्वारा बहुत सारी स्टेजेस दी गई, 4 तरीके की स्टेजेस दी गई हैं। अब ये देखो, पियाजे ने, क्योंकि पियाजे की थ्योरी के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, तो पियाजे ने डेवलपमेंट को पहले रखा है और लर्निंग को बाद में रखा है। याद रखिए, पियाजे ने डेवलपमेंट को पहले रखा है और लर्निंग को बाद में रखा है। तो एल लर्निंग बाद में रखा है, तो लर्निंग बाद में है, तो लैंग्वेज भी बाद में लर्न करोगे और थॉट्स पहले आएंगे। समझ लो ना, दोनों जगह पर एल, डबल एल याद रखना कि डेवलपमेंट में उसने बोला कि लर्निंग भी दूसरे नंबर पे आएगी और लैंग्वेज भी दूसरे नंबर पे आएगी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि लर्निंग और लैंग्वेज एक साथ जुड़ी हुई है, तो अगर लर्निंग दूसरे नंबर पे आ रही है तो लैंग्वेज भी दूसरे नंबर पे आएगी। लेकिन यहाँ पर वही लर्निंग पहले आएगी, डेवलपमेंट बाद में आएगी, और लर्निंग पहले, सॉरी लैंग्वेज पहले गया, थॉट बाद में आएगा। समझ रहे हो ना, ये चीज ऐसी है जो आप भूल जाओगे। तो इसका मैंने आपको निमोनिक बना दिया, एक छोटा सा तरीका बता दिया कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, हाउ यू कैन लर्न इट। एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, इस सिंपल तरीके का इस्तेमाल करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है जी, तो डबल एल वाइगोट्स्काई की थ्योरी में पहले आएंगे और पियाजे की थ्योरी में दूसरे नंबर पे आएंगे। पियाजे को याद रखो ना, पियाजे में ऑपोजिट कर देना अपन को, और कुछ नहीं करना। स्पीच, तो पियाजे में बोलते हैं कि पहले जो स्पीच होती है वो आपकी अपनी होती है, मतलब आप क्योंकि अकेले हो तो खुद, तो धीरे धीरे आप सोसाइटी का पार्ट बनते हो, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, राइट। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि पहले आप खुद से बात करते हो, फिर आप सोसाइटी से बात करते हो। सेल्फ टॉक पहले आती है, फिर आप उसके बाद दूसरा सोसाइटी में जाते हो। और इधर क्या बोलते हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी सोसाइटी में हो रही है, तो आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे, जो सेल्फ टॉक है वो बाद में होगी। जो अंदर की तरफ बातें हो रही हैं वो बाद में होंगी, और बाहर की तरफ जो बातें हैं वो पहले। क्लियर है, याद हो जाएगा? बोलो, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? बताइए, किसी को इस बात में कोई तकलीफ? अरे बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? आज भी बड़ी लंबी क्लास जाएगी। आज किसी ने ज्यादा परेशान नहीं किया ना, एक ही झटके में इतना ज्यादा हालत खराब होगी। आज कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, किसी ने कोई हिंदी की पीडीएफ नहीं मांगी, किसी ने ये नहीं पूछा क्लास है सर, किसी ने ये नहीं पूछा सर, आलतू फालतू कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब आगे आता है ये फ्लो, ये बुड्ढा बहुत पीछा करेगा आपका, पेपर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये बुड्ढा। और ये बहुत ही अच्छा भी है क्योंकि ये आपको नंबर भी पूरे देके जाएगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी बोल देते हैं, जिसमें इसने तीन डोमेन दिए हैं, और ये तीनों डोमेन को एज इट एज रट्टा मारना, हमने इसके निमोनिक वगैरह सब बना रखे हैं, तो वो जरूरी है। 1956 में अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम 3 डोमेन की बात की। क्या सबने बुड्ढा होना है, कोई बात नहीं। आप कौन सा पीछे की तरफ जाओगे बताओ? सबने आगे ही बढ़ना है, ऐसा थोड़ी है कि आप बच्चे बनना शुरू हो जाओगे। 20 साल के बाद हम सब लोग अंकल आंटी बनने वाले हैं, इस वजह से टेंशन मत लो। जिंदगी के जिस फेज में हो उसको एंजॉय करो, ठीक है? जिंदगी के जिस फेज में हो उसको एंजॉय करो। जिंदगी का बेसिक रूल रखो। देखो, ना तो आपको निकल चुकी चीज से कोई मतलब होना चाहिए और ना आने वाली चीज से कोई मतलब होना चाहिए। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियोगे तो सुकून में रहोगे, नहीं तो आज के दिन को, आपके पास आज का ही दिन है। तो ब्लूम ने 3 तरीके के डोमेन दिए, CAP, दैट इज कॉग्निटिव, देन अफेक्टिव और देन साइकोमोटर। तो उसने बोला कि, और इसको उसका फिर एक डेविड क्रॉथल हॉल था या और उसके एनहेरो था, उन्होंने भी इसको क्या किया, आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये तीनों डोमेन है और इनके सीक्वेंस याद करने जरूरी है।
ये है, हम इसका निमोनिक भी पढ़ेंगे। उसने कॉग्निशन, देखो कॉग्निशन का मतलब हुआ माइंड, हेड बोल देते हो आप, हेड दिमाग के अंदर, हेड मतलब माइंड। कॉग्निशन का मतलब वो चीज जो आपके दिमाग से रिलेटेड है। देन आता अफेक्टिव, जो फीलिंग से रिलेटेड है, भावनाओं से रिलेटेड है, दैट इज हर्ट। जो तीसरे दिन आपकी आहत हो जाती है ना, आपके सहेली ने आपके मैसेज का टाइम पे रिप्लाई नहीं किया, तो बड़ी जल्दी आपकी फीलिंग्स आहत हो जाती हैं कि अच्छा तूने रिप्लाई नहीं किया, मैंने तेरे को कॉल किया था, रात को 3 बजे मैं पानी पीने उठी थी और तू ऑनलाइन था। ऐसी चीजों से जो चीजें आहत होती हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। वो किस में आती हैं? दैट कम्स अंडर अफेक्टिव डोमेन। मैंने जब छोटे थे ना तो कुछ ऐसे जोक्स होते थे ना, तो उस टाइम पे बड़े अजीब होते थे और टाइम के साथ साथ उनका कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता था। उस टाइम पे एक ऐसे जोक आया था, मैंने पढ़ा था, बोले अगर आपकी सहेली या आपका सहेला आपको बहुत प्यार मोहब्बत वाले मैसेज भेज रहा है तो इस पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये चिंता की बात है। ये देखो कि उसको कौन भेज रहा है। तो ये हर्ट के साथ, फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ जो रिलेटेड होता है वो अफेक्टिव डोमेन आ जाता है। और साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग है। तो समझ लो ना, ये स्किल से रिलेटेड है, ये एटीट्यूड से रिलेटेड है और ये नॉलेज है। हमेशा बेटा मेरी प्रोफाइल में जाके कोर्स पे एनरोल करो ना, एनरोल करोगे तभी तो आएगा ना। अभी बैंकिंग का कोर्स चल रहा है शाम को 7 बजे, तो शाम की क्लास में आइएगा आप 7 बजे बैंकिंग के कोर्स में। क्लियर है? तो इसको एक एक करके समझते हैं। अब ये वाला भी आपके एक बार पेपर में पूछा गया था, ब्लूम्स रिवाइज टैक्सोनॉमी। तो उसकी टैक्सोनॉमी को टाइम टू टाइम क्या करते रहे, रिवाइज भी करते रहे। उसने बोला कि हमारी जो नॉलेज है वो 4 लेवल पे काम करती है। कितने लेवल पे? 4 लेवल पे। वैसे 3 ही लेवल दिए हैं, चौथा लेवल तो हमने बना दिया एक। उसने बोला कि सबसे पहले हमें फैक्ट्स की नॉलेज मिलती है। फैक्ट्स सबसे पहले क्या आती है? फैक्चुअल नॉलेज आती है, चीजें एज इट इज, अच्छा जो लिखा हुआ है ऐसा ही ऐसा, समझ रहे हो ना? फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स के अंदर कुछ नया नहीं होता। फैक्चुअल नॉलेज, बेसिक एलिमेंट ऑफ लर्नर मस्ट बी फैमिलियर टू नो द डिसिप्लिन और सॉल्व प्रॉब्लम। जो फैक्ट्स है टू द पॉइंट। देन फैक्ट के बाद किस पे चले जाते हो? कॉन्सेप्ट पे चले जाते हो, कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हो, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, चीजों को लिंक करने की कोशिश कर देते हो, फंक्शंस को एक साथ चलाने की कोशिश करते हो। दैट इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, लॉजिक। देन आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? फिर प्रोसेस वाली नॉलेज आ जाती है, समझ रहे हो ना? स्टेप्स की नॉलेज आती है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। देन आता है मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है बियॉन्ड थिंकिंग। बियॉन्ड थिंकिंग, जहां पर आप अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहे हो, जहां पर आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, आपका अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल है। So what are the different ways that you can use to think out of box? अगर मैं चाहता हूं कि मेरी थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स हो जाए, तो मैं ऐसा क्या करूं कि 1 साल में मेरे दिमाग के अंदर ऐसे थॉट्स आए, ऐसे विचार आए जो उस बॉक्स से बाहर हो जाए। बोला 2-3 चीजें आप ऐसी कर सकते हो जिससे आप अपनी थिंकिंग को आउट ऑफ बॉक्स है वो कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, ट्राई टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, फ्रेंच सीखो, रशियन सीखो, कोई भी लैंग्वेज। अगर जब आप एक नई लैंग्वेज सीखोगे तो आपके दिमाग का वो वाला हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाएगा जो भी एक्टिवेटेड नहीं है। स्पेनिश सीखो, पंजाबी सीखो, कोई भी। दूसरा तरीका क्या है? ट्राई टू रीड एन अनफेमिलियर इंडस्ट्री। अनफेमिलियर इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करो। जैसे तुम कॉमर्स से हो तो साइंस की फील्ड को स्टडी करने की कोशिश करो, साइंस की फील्ड में जाके समझने की। तुम साइंस से हो तो कॉमर्स की फील्ड को समझने की कोशिश करो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक यूर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स वो आपकी थिंकिंग है वो हेल्प करेगी बना। वो डायनामिक असेसमेंट वाला पढ़ा था ना, वही। तो बियॉन्ड थिंकिंग की बुक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं नए डोमेन्स में जाना
तो उधर जाके आप क्या कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब वही है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ऐसा मैं खुद हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मेरा खुद का आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो मैं दिन में बहुत सारा टाइम है वो हिस्ट्री बुक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बुक से, वीडियो से। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स यू टू डेवलप योर माइंड। तो ये इसका टॉपिक, जैसे अगर फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निशन। ठीक है, तो ये चारों लेवल्स हैं बेटा, ऑल दीज आर लेवल्स, ऑल दीज आर लेवल्स, ये सारे लेवल्स। इसके बाद ना इसके अंदर और काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सोलो की टेक्सोनॉमी है, ये ना सिर्फ सोलो की टेक्सोनॉमी से सवाल क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें इसमें से पढ़ने वाली भी नहीं है। इसने 5 लेवल देखे। अब देखो इसके अंदर ना जितनी भी चीजें आएंगी, जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी क्या है बेटा, सीक्वेंस वाली। तो सोलो ने बोला कि चलो मैं इसके फुल फॉर्म बता दूं, ये देखो। तो सोलो की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। और किसके द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जॉन बी विक्स और केवन एफ टॉलेस के द्वारा। तो इसने बताया कि हम चीजों को कैसे सीखते हैं, हाउ वी लर्न द थिंग्स। इसने बोला कि पहले एक प्री स्ट्रक्चरल लेवल होता है जहां पर हमारे पास जो नॉलेज होती है वो इनकॉम्पिटेंस होते हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते, हम चीजों को समझ नहीं पाते। पहला लेवल यही होगा कि आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। फर्स्ट लेवल क्या होगा, ऐसा होगा जहां पर आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, एक ऐसा लेवल जहां पर आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। फिर आपको एक स्ट्रक्चर या एक अब्स्ट्रैक्ट समझ आ जाता है, तो इसका मतलब यूनिट स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्री स्ट्रक्चरल था, यूनि का मतलब हुआ एक, यूनि का मतलब हुआ एक। फिर आपने एक कंसेप्ट को एक टाइम पे सीखा, सिंगल कंसेप्ट को सीखा। उसके बाद फिर आपने एक से ज्यादा कंसेप्ट को सीखा, दैट इज मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल का मतलब आपने एक टाइम पे काफी सारे कंसेप्ट को सीखना शुरू कर दिया। देन आया रिलेशनल, उसके बाद आपने उन सारी सीखी हुई चीजों को एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, उनके रिलेशनशिप बना दिए, उनको कनेक्ट कर दिया, और देन आपने उसे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा डोमेन बना दिया। अब इसकी फोटो देखो, ये वाली फोटो देखो, इससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पाओगे। ये वाली फोटो देखो। प्री स्ट्रक्चरल में क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं है, नो नथिंग अबाउट अ टॉपिक, एक सिंपल पॉइंट लगा हुआ है। देन यूनि का मतलब हुआ वन थिंग अबाउट अ टॉपिक, एक चीज के बारे में पता चल गया। देन मल्टी में नोस अ फ्यू अनकनेक्टेड थिंग्स, तो 3-4 चीजों के बारे में पता चल गया। रिलेशनल का मतलब हुआ कैन कनेक्ट आइडियाज, उन आइडियाज को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो पहले 3 लेवल किसके बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, और उसके बाद दोनों लेवल्स किसके बारे में बात करते हैं, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, कनेक्ट बियॉन्ड द ओरिजिनल टॉपिक, ओरिजिनल टॉपिक से बाहर जा सकते हो, ये देख रहे हो। तो यहाँ पर दो जो स्टेजेस है वो क्वालिटेटिव की बात कर रही है, जो पहले की 3 स्टेजेस है, ये तीनों स्टेजेस क्वांटिटी की बात कर रही है, और ये वाली 2 स्टेजेस क्वालिटी की बात कर रही है। किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल है ना, सीधा सीधा सा है। ये सोलो की जो टेक्सोनॉमी है, वैसे पहले मैं क्या करता था, सिर्फ मैं नोट्स में दे देता था, पढ़ाता नहीं था, लेकिन इस बार सवाल आ गया था इसमें, इस बार इसमें से सवाल आ गया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको एक बार पढ़ा भी देता हूँ। कुछ चीज़ ऐसा होता है ना कि आपको पढ़ने के लिए हम बोल देते हैं कि आप खुद से पढ़ लेना, पहले मैं ऐसे ही बोलते थे कि खुद से पढ़ लेना, लेकिन अब इसको पढ़ा देते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब समझ रहे हो ना,
जो इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना? यहाँ पर आप नंबर्स को क्वांटिफाई कर रहे हो, यहाँ पर क्योंकि आप उनको कनेक्ट कर रहे हो तो क्वांटिफाई नहीं कर रहे हो, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उनको क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब इधर समझ लो, इधर ऐसे देखो, ऐसे समझो। ये जो तीनों लेवल है, दिस इज रिलेटेड विद योर कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट का मतलब टेंजिबल थिंकिंग, समझ रहे हो ना? कंक्रीट थिंकिंग, एंड दिस इज रिलेटेड विद योर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब यहां पर जो आप सोच रहे हो वो उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो आपके लिए टेंजिबल हैं, और यहां पर आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब ये थ्योरी अलग है, ठीक है, अभी क्योंकि ये बीच में आ गया है, लेकिन अभी पढ़ना तो हमें कैप थ्योरी है, लेकिन ये एक सेपरेट थ्योरी है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? ये वाली थ्योरी भी आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। सोलो की टैक्सोनॉमी अभी बात पढ़ेंगे हम, एटी का मॉडर्न बाद में पढ़ेंगे, पहले ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पे आते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सबसे पहला डोमेन है कॉग्निटिव थ्योरी के लिए। ये जो प्रश्न यहाँ पर था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको एक बार पढ़ा भी देता हूँ, पढ़ाता नहीं था। ये तीनों का हुआ क्वांटिटी की थिंग, उन्हीं का क्लियर ये वाले आउटर आउटर रिले जा सकता है, ऐसा अभी इसको पढ़ा है ना, तो जो कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निशन का मतलब पहला डोमेन है, और इसी डोमेन पे बाकी के सारे डोमेन क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। नहीं नहीं, ये ब्लूम के अंदर नहीं था, ठीक है, ये ब्लूम के अंदर नहीं था, ब्लूम के अंदर नहीं था, ये अलग था। कॉग्निशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, जैसे मेमोरी लेवल आता है ना, मेमोरी लेवल आता है। कंफ्यूज क्या किया मैंने इसमें, मैंने बोला वो अलग है, ये अलग है, अब खुद हो रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सबसे पहले होती है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कॉग्निटिव डोमेन नहीं है तो आप अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पे नहीं जा सकते। मतलब अगर सी नहीं है तो ए और पी पे नहीं जा सकते। तो इस डोमेन को सबसे पहले कब दिया गया था, 1956 में दिया गया। दिस डोमेन वाज गिवन इन 1956, 1956 में इसको क्या किया था, दिया गया था, और इसमें बताया गया था कि किस तरीके से लोग इंफॉर्मेशन को दिमाग में लेके आते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन से क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो इसने 1 2 3 4 5 6 इसने 6 लेवल्स दिए कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, लेकिन ये 6 लेवल पहले पुराने थे और एक नए थे। अब आपके पेपर में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, पुराना लेवल भी पूछा जा सकता है और नया लेवल भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको दोनों लेवल्स हैं वो यहाँ पर दिखा देता हूँ, पुराने और नए लेवल्स में क्या होता है। पहले ये 1956 में आया था, फिर उसको बाद में क्या किया गया था, अपडेट किया गया था, और ये इसी तरीके से इसके अंदर की चीजें नहीं पूछी जाती। जब ये 1956 में प्रेजेंट किया गया था और उसके बाद ये 2001 में प्रेजेंट किया गया था, तब ये नाउन की फॉर्म में था। सबसे पहले क्या बोला जाता था कि सबसे पहले आपके पास नॉलेज है, फिर आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, और फिर उसकी एप्लीकेशन एनालिसिस है, और फिर KCA से ऐसे याद रख सकते हो। और ये ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, पेपर में ये याद करना है, ऐसे ही है, इसी तरीके से पूछा जाता है। मतलब पहले नॉलेज है आपके पास, किसी चीज को समझा, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड किया, मतलब अंडरस्टैंड किया, फिर उसको अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, फिर उसका एनालिसिस और सिंथेसिस, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, थोड़ा और जोड़ा, और फिर लास्ट में जाके आपने इवैल्यूएशन किया, उसका रिजल्ट निकाला। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको क्या कर दिया गया, इसको वर्ब की फॉर्म में ले आए। तो रू आ अब सिंथेसिस है वो क्रिएट बन गया, और जो इवैल्यूएशन है वो पहले आ गया, ठीक है। मतलब 4 लेवल्स में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखो नॉलेज क्या बन गया, नॉलेज को रिमेंबर, मतलब नॉलेज की फॉर्म क्या, नॉलेज को वर्ब बनाया जाए तो रिमेंबर बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन को वर्ब बनाया जाए तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, एप्लीकेशन को वर्ब बनाया जाए तो अप्लाई बन जाएगा, एनालिसिस का एनालिसिस ही रहेगा। लेकिन सिंथेसिस यहाँ पर सेकंड लास्ट था, तो सिंथेसिस को क्रिएट बना दिया गया, और इवैल्यूएशन यहाँ पर लास्ट था, तो इसको क्या कर दिया गया, सेकंड लास्ट बना दिया गया। ये एक चेंज है वो इसके अंदर किया, ये एक बेसिक चेंज है जो आपको इसके अंदर देखने को मिला। क्लियर है बेटा, ये एक बेसिक चेंज है जो इधर आप लोगों को देखने को मिला। समझ आ गया? ये इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है।
तो ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये 1956 वाला लेवल है। दोनों ही लेवल याद रखने, आपके पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है, पुराने वाला भी पूछा जा सकता है और नए वाला भी पूछा जा सकता है, नए वाला भी पूछा जा सकता है और पुराने वाला भी पूछा जा सकता है। तो देखो नॉलेज का मतलब क्या हुआ, हाँ ये क्रॉथल था इसका नाम, आई थिंक क्रॉथल करके था इसका नाम, क्रॉथल, ऐसे एक बार इसका नाम चेक कर लेना, सर्च करोगे। किसने इसको बढ़ाया था यार, है ना, क्रॉथल ही था ना, डेविड क्रॉथल, क्रॉथल वेल ऐसा कुछ नाम था, डेविड क्रॉथल वेल कुछ ऐसा नाम था, डेविड क्रॉथल, एक बार चेक कर लेना क्या है, क्रॉथल वेल कुछ ऐसा नाम था, ठीक है, चेक कर लेना। ये ब्लूम ने दिया था, ये क्रॉथल इसका स्टूडेंट था, ठीक, इसका स्टूडेंट था वो, इसका असिस्टेंट था, मतलब समझ रहे हो ना, इसके अंडर काम करता था, इसके अंडर काम करता था। देखो नॉलेज का मतलब क्या हुआ, रिकॉल करना, इन्वॉल्व द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, रिकॉल करना, कॉम्प्रीहेंड करना, उसको किसी दूसरी जगह पर समझने की कोशिश करना, उसको एलिमेंट्री लेवल पे क्या करना, समझने की। एप्लीकेशन का मतलब उसको किसी जगह पर अप्लाई कर देना। एनालिसिस का मतलब होता है फिर एप्लीकेशन के बाद तोड़ देना। एनालिसिस और सिंथेसिस तो पता आपको, एनालिसिस और सिंथेसिस मतलब, एनालिसिस का मतलब तोड़ना और सिंथेसिस का मतलब जोड़ना। तोड़ने को एनालिसिस बोल दिया जाता है और सिंथेसिस को क्या बोल दिया जाता है, जोड़ना। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट पास करना, अपनी जजमेंट पास करना। अपनी जजमेंट पास करना, मूल्यांकन है। तो ये आ गया, ठीक है, ये वही स्टेजेस है जो नई टर्म है। इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग बोल दिया, सिंथेसिस को क्रिएटिंग बोल दिया, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इसको देख लेना, ये क्योंकि सीक्वेंस में लिखा हुआ है, लेकिन आपने पेपर में ये इस तरीके से याद करके जाना, क्योंकि ये तो सामने सामने लिखा हुआ है, लेकिन ये इवैल्यूएशन है, जैसे ये क्रिएटिंग में आ जाएगा और सिंथेसिस है वो इस तरीके से। तो ये आपका पहला है। अब इसमें ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, ये आप पढ़ लेना। इसमें से जो पहले 3 लेवल है वो लोअर ऑर्डर में आते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग। और एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग ये किस में आ जाते हैं, हाई ऑर्डर में आते हैं। 50% एरिया है वो लो ऑर्डर में है, जहां पर सिर्फ दिमाग के अंदर चीजें जा रही हैं। लेकिन जब आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को और कंसेप्ट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, दे विल कवर अंडर हायर ऑर्डर। बड़े लेवल पे क्या हो जाएगा, वो क्वालिटेटिव, मतलब समझ रहे हो ना। तो वही आ गया, ये वाला इधर क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव, और ये किसकी बात करता है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव की बात। क्लियर। तो ये आप लोगों का ब्लूम की टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये उसकी बात है, कॉग्निटिव डोमेन की बात है। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, तो ये कॉग्निटिव डोमेन है पहले। इसी तरीके से अफेक्टिव भी आएगा, लेकिन उसके अंदर चेंज नहीं है, सिर्फ कॉग्निटिव के अंदर ही चेंज हुआ था। इसके बाद वाले आसान है। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, इसको थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। लो स्लाइड लें, लिख लो कोई आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास, 2, 2.5, 3, 4 घंटे आराम से पढ़ें। काम थोड़ी हमें तो बेलने हैं। दोनों पीडीएफ आज डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, कल वाली और आज वाली, क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। आपको पता है मैंने YouTube पे 5-12 घंटे की क्लासेस ली हैं। तो जिस बच्चे को ये लगता है कि मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत है या मेरे को लंबी क्लासेस लेने में कोई दिक्कत है, YouTube अलाउ नहीं करता, मैं 12 घंटे से ज्यादा भी पढ़ा दूंगा। और एक नहीं ली है, 12 घंटे की 5 क्लासेस ली हैं, और उसमें ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती।
ना उसमें लंच ब्रेक होता है, ना उसमें कोई डिनर ब्रेक होता है। अरे डाउट है तो डाउट में भेजना बेटा, पहले टॉपिक खत्म कर लूँ उसके बाद सबके डाउट भेजना। क्योंकि मुझे लगता है जब हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं तो हमारी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। चलो आगे बढ़ो, ये आ गया, ठीक है, ये हमारी अपडेटेड है, ये इसके ओरिजिनल पार्ट है, ये था डेविड क्रॉथलवेल, प्लीज बातें डेविड क्रॉथलवेल और पुली लॉरिन एंडरसन। और एंडरसन था वो क्या था, वो ब्लूम का स्टूडेंट, वो क्या था, वो ब्लूम का स्टूडेंट। तो इसमें कुछ नहीं दिया गया, पहले जो कंसेप्ट दिया गया था वो सबका सब नाउन में दिया गया था और इसको वर्ब की फॉर्म में दिया गया, इसको वर्ब की फॉर्म में दिया। देन आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव होता है, ये 1964 में दिया गया, पहले वाला 1956 में दिया गया था। ये फीलिंग डोमेन है, ये विलिंगनेस डोमेन है। दिस इज रिलेटेड विद योर हर्ट। आप किसी को लेकर, चीज को लेकर कैसे फील करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस। जहां पर फीलिंग्स या इमोशंस की बात होगी तो वहां पर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे। लेकिन इसकी एक दिक्कत है। इसकी दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत ये है कि वो सारी जगह जहां पर हम फीलिंग्स की का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मैथ साइंस है, इसमें कुछ भावनाएं नहीं आती ना, मैथ में क्या ही फीलिंग का इस्तेमाल करोगे, मैथ में क्या ही फीलिंग्स का इस्तेमाल करोगे। तो वो जगह जहां पर फीलिंग्स मैटर नहीं करती तो वहां पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पर फीलिंग्स जैसे ह्यूमन बिहेवियर हुआ, साइकोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, तो वहां पर इसको क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। वहां पर इसको क्या किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। लक्ष्मी कुशवाहा मेरी ही स्टूडेंट, अन अकेडमी से आधे से ज़्यादा लोग मुझसे पढ़े हुए हैं। वो अलग बात है कि कुछ बता देते हैं और कुछ बताते नहीं, कुछ बता देते हैं